नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर में उद्योग अकादमिक संवाद कार्यक्रम संवाद को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उद्योग, शिक्षा जगत और समाज के बीच सहयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना समय की मांग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें एक कदम पीछे हटकर पूरी दुनिया को एक समाज के रूप में देखना चाहिए। सीएम योगी ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 17वीं शताब्दी में भारत अग्रणी शक्ति था और उस वक्त वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में भारत का योगदान 25% था। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में भारत ने व्यापक बदलाव देखा है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले 2 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। यह महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर के आज यहाँ पर यह समन्वय इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सकती है और खास तौर पर आज के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो दुनिया की आवश्यकता है, समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक कॉमन मैन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन 3 महत्वपूर्ण पिलर्स को लेकर के यहां पर अलग अलग टेक्निकल सेशन चलेंगे और उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया जिनके बारे में चिंतित भी है और जिनसे लाभान्वित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं पर जरूर दृष्टि डालनी चाहिए। हम लोग जब भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्या भारत ये कर सकता है। मुझे लगता है कि यहां पे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं यहां पर, वे सब इस बात को देखते होंगे, जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 17वीं सदी तक भारत का जो हिस्सा था वह नंबर 1 पर था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में
अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज रामनगरी यानी कि अयोध्या दौरा रहने वाला है। शाम 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप को श्रद्धांजलि उनकी ओर से दी जाएगी। रामकथा पार्क हेलीपैड पर उतरेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से उनकी वापसी भी आज ही होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां रामनगरी अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, संभावित तमाम अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होगी और ऐसे में पूजा अर्चना करने में भी वो शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी जाएंगे, राम जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी और इसी के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से उनकी वापसी भी होनी है। तो ये बड़ी खबर और अहम जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, जहां आज राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और उनका क्या कुछ योगदान रहा इतिहास में, इस बारे में भी संभावित कुछ बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही जाएंगी। और राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, दर्शन पूजन उनकी ओर से किया जाएगा और ऐसे में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से फिर वापस वो लौटेंगे। रामकथा पार्क हेलीपैड पर वो उतरेंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से उनकी वापसी होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 9 सितंबर को AKTU दीक्षांत समारोह को लेकर यह खबर है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। AKTU देगा जी.लिट मानद उपाधि, जहां पर 23वां दीक्षांत समारोह ये होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई हैं। छात्रों को डिग्री वितरण का अवसर भी यहां पर मिलेगा। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। 23वां दीक्षांत समारोह ये रहेगा AKTU का। 9 सितंबर को ये पूरा कार्यक्रम होना है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जो कि हाल ही में भारत लौटे हैं, वो भी इस दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और तमाम छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हुए भी यहाँ पर शुभांशु शुक्ला नजर आएंगे। जैसे कि उनकी कहानी पूरी रही है, प्रेरणादायक की कहानी कि बचपन से किस प्रकार वो ये सपने देखा करते थे कि अंतरिक्ष जाएंगे और आखिरकार उन्होंने अपना सपना साकार किया, जो कि आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश की अगर आप मन लगाकर अपने सपने के लिए मेहनत करें तो वो जरूर पूर्ण होती है। और ऐसे में दीक्षांत समारोह में भी जब शुभांशु शुक्ला पहुंचेंगे तो वो बेहद खास नजारा होगा। अयोध्या से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। दोपहर बाद रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। 12:57 पर सूतक लग जाएगा। रामनगरी में मंदिर के कपाट जो है वो बंद इसके बाद कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तमाम राम भक्त जो कि मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए बड़ा अपडेट है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है। दोपहर बाद रामलला के दर्शन जो है नहीं हो पाएंगे। 12:57 पर सूतक लग जाएगा, जिसके बाद जो है मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर बाद रामलला के दर्शन जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो तमाम राम भक्तों के लिए बड़ी खबर और अहम सूचना, जो कि 7 सितंबर को ये योजना बना रहे हैं कि जाएंगे राम मंदिर और दर्शन करेंगे। तो ऐसे में उनके लिए बड़ा अपडेट है कि दोपहर बाद जो है रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सूतक ग्रहण जो है वो लग जाएगा और ऐसे में दर्शन वो नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभू शरण एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सीएम योगी को पत्र लिखकर उन पर श्रद्धालुओं और काशीवासियों से दुर्व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। मंत्री ने मंदिर में प्रोटोकॉल के नाम पर भेदभाव, कार्ड नवीनीकरण में अड़चन और बाउंसरों की अभद्रता जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शंभू शरण पर पहले भी कई शिकायतें और जांचें भी चल रही हैं। मामले को लेकर मंदिर प्रशासन में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि शिकायतें मिलने के बाद अब आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। और इसको लेकर एक पत्र भी लिखा गया है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विभागीय अफसरों के साथ मुलाकात की है और ग्रामीण जलापूर्ति को लेकर सख्त चेतावनी उन्होंने दी है। मंत्री ने ये साफ कहा है कि नल से बेहतर और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह ने अफसरों को निर्देश दिया है कि वे अपनी तैनाती वाले क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करें और ग्रामीणों की समस्या को मौके पर ही सुने। उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे लेकर अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो जल शक्ति मंत्री का ये अल्टीमेटम, जहां पर उनकी ओर से साफ ये कहा गया है कि जल आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर एक नल से लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचे, ये एकमात्र उद्देश्य जिम्मेदार अधिकारियों का होना चाहिए। गोंडा से एक बड़ी खबर आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश सामने आया है। मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोतवाल को कोर्ट ने तलब किया है। जमीन लिखाने और धमकी का गंभीर आरोप उन पर है। 11 अगस्त को कोर्ट ने आदेश दिया था और एफआईआर कॉपी मांगी गई है या खुद उन्हें हाजिर होना होगा। 8 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, 20 सितंबर को निगरानी बाद सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़ी, जहां पर आदेश सामने आया है। एफआईआर कॉपी देनी होगी, हाजिर या उन्हें होना होगा। 8 सितंबर को अगली सुनवाई है, 20 सितंबर को निगरानी बाद सुनवाई है। तो ऐसे में 11 अगस्त को कोर्ट ने यह आदेश दिया था, जिसके बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी मांगी है। या तो एफआईआर की कॉपी तलब कराइए या फिर खुद हाजिर उन्हें होना होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर संभल से है, जहां चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा में सीबीआई ने देर रात छापा मारा। बैंक मैनेजर पिंगेश कुमार और फील्ड ऑफिसर शैलेंद्र कुमार को लोन की रकम ट्रांसफर करने के बदले 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। शिकायत पीड़ित ने सीबीआई से की थी। टीम ने देर रात तक बैंक में छानबीन कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। तो सीबीआई ने बैंक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत लेते बैंक कर्मचारी जो है यहां पर पकड़ा गया है। ऐसे में अब क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, बताया गया है कि बैंक में सीबीआई ने छापा मारा। जैसे ही पीड़ित ने सीबीआई में इसकी शिकायत की तो सीबीआई जो है हरकत में आई और बैंक में छापा मारा गया और रिश्वत लेते हुए बैंक कर्मचारी यहां पर पकड़ा गया है। ऐसे में कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ कर्मचारी से फिलहाल की जा रही है और कई अन्य खुलासे भी पूछताछ में हो सकते हैं, इसकी संभावना। और ऐसे में अब देखना होगा कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कार्रवाई आगे अब की जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां डीएम और एसपी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक हुई। 6 और 7 सितंबर को 23 परीक्षा केंद्रों पर कुल 39,553 परीक्षार्थी पीईटी की परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकल रहित, शांतिपूर्ण और निर्बाध कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूरी तरह प्रतिबंध यानी कि रोक रहेगी। अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में पीईटी की परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर प्रशासनिक अमला जो है इस समय जुटा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और ऐसे में लगभग 39,000 बच्चे जो हैं परीक्षा देने वाले हैं। तो उनकी परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, नकल रहित हो, ये बात सुनिश्चित की जाएगी। और पीईटी परीक्षा की तैयारी जो है यहाँ पर फिलहाल इसकी कवायद जारी। रायबरेली में सीएम योगी के निर्देश पर चलाए गए नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का असर अब दिखने लगा है। इस अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते अब तक जिले में 5,32,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 532 से ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई हो चुकी है, जो बिना हेलमेट सड़कों पर चल रहे थे। यह अभियान आगामी 30 सितंबर तक जारी रहने वाला है। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना है और लगभग
1 महीने का ये पूरा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत कोई भी ऐसा दोपहिया वाहन जो कि बिना हेलमेट के फ्यूल लेने पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है और इसका असर भी अब साफ देखने को मिल रहा है, जहां 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना अब तक प्रशासन की ओर से वसूला गया है और लोगों को इस प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है कि वो हेलमेट पहने, सड़क सुरक्षा के मद्देनजर तमाम वो एहतियात बरतें जो कि बरतने चाहिए। और ऐसे में पुलिस जगह जगह पेट्रोल पंप पर भी तैनात है, निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी लापरवाही या कोताही इस अभियान में ना हो और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग हेलमेट जरूर पहने जब वो सड़कों पर निकल रहे हैं। तब उनके जनहित से उनके जो है आपके आय से संबंधित है और जब कभी कोई घटना होती है उस समय जो है यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अपनी रक्षा के लिए वो स्वयं सतर्क रहें और हम लोग जहाँ भी इनको लागू करना है उनको प्रोटेस्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी के एसआरएम विश्वविद्यालय में फीस और मान्यता को लेकर चल रहे विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की छात्र शाखा ने लखनऊ में राजभवन के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत है। उनका कहना है कि छात्रों से मनमानी तरीके से फीस वसूली जा रही है और विश्वविद्यालय की मान्यता को लेकर भी कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आए हैं। राजभवन के सामने प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। तो एसआरएम विश्वविद्यालय विवाद जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सपा छात्र शाखा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में हालात जो है जब बिगड़ते दिखे तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया और छात्रों को वहां से हटाया गया। अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ब्रेजा कार सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर और भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रहा एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहा था ये ट्रक और तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उसमें जा घुसी। हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी शुकुल बाजार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और तस्वीरें भी आप देखिए किस प्रकार कार के जो है परखच्चे उड़ते हुए नजर आए हैं और ऐसे में 3 लोग जो इस गाड़ी में सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है बताया गया है। और फिलहाल इस हादसे के पीछे क्या कुछ असल कारण रहे हैं इसका पता लगाया जा रहा है। खबर वाराणसी से है, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर गोविंद सिंह गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोविंद सिंह के खिलाफ पूर्वी यूपी के कई जिलों में 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पूछताछ में उसने यूपी, बिहार और बंगाल तक फैले गौ तस्करी नेटवर्क की जानकारी दी है। पुलिस ने अन्य संलिप्त अधिकारियों की पहचान कर ली है। जल्द उनकी गिरफ्तारी भी होगी, यह आश्वासन दिया गया है। और लगातार पुलिस गौ तस्करों पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। ऐसे मुठभेड़ की खबर है जहां पर एक 25,000 का इनामी गौ तस्कर गिरफ्तार हुआ है और आने वाले समय में इस पूरे गैंग के तमाम अन्य गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, यह आश्वासन पुलिस की ओर से दिया गया है। बड़ागांव पुलिस स्टेशन मुकदमा संख्या 314 बड़ा 25 में वांछित अभियुक्त गोविंद सिंह को आज मुठभेड़ में पकड़ा गया। ये एक कुख्यात गौ तस्कर है। इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे वाराणसी में पंजीकृत है। काफ़ी दिनों से आज हमें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंद सिंह पाँचों शेव वाला मार्ग का इस्तेमाल करके जौनपुर की तरफ जाएगा। सूचना मिलते ही हमने रामेश्वर मंदिर तिराहे के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ क्षण बाद एक संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आता हुआ हमें दिखा। जब हमने उसे रुकने के लिए कहा तो वो मोटरसाइकिल वापस मोड़ के वापस जनसा की तरफ जा रहा था। जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी।
जब अभी फायरिंग में आत्मरक्षण के लिए पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है। उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू है। आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी अनूप पटेल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर इको पॉइंट के पास दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। उस पर पहले से 25,000 का इनाम घोषित था। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विगत दिनों रावर्ट्सगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 897/25 में बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रकरण में वांछित अपराधी अनूप पटेल, जो 25,000 का इनामिया था, आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। मौके पर एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अनूप पटेल को जिला चिकित्सा हेतु रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में परिवर्तनीय एकादशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। संगम नगरी में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का विशेष महत्व है और इसे व्रत, पूजा अर्चना एवं दान पुण्य के साथ मनाया जाता है। शहर के मंदिरों में भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।